ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले चरण का मतदान है आज। वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है। कुमार संभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार, बीएसपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि इस बार भी 51% जनता चाहती है कि मायावती की सरकार वापस आए। क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीएसपी नेता का यह बयान आया है, ये चुनाव के दौरान आने वाले बयानों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से पीएल पुनिया ने कहा कि 220 सीटें हम जीत के दिखलाएंगे। और यहीं पर एक खबर ये भी आ रही है कि पीएल पुनिया और बेनी प्रसाद वर्मा के बीच में जो मतभेद था वो सामने उभर के आ गया है। अभी अभी जो ताज़ा सूचना हमें मिली है, बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है पीएल पुनिया के बारे में कि ये पंजाब से आए हैं, बाहरी हैं और ये यूपी के नेता नहीं हैं। तो एक जो आपसी मतभेद था प्रचार के दौरान भी ये देखने को मिला था और लखनऊ में झड़प भी हुई थी इन दोनों के समर्थकों के बीच में, वो चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान सामने निकल के आ रही है। जी 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 बिल्कुल कुमार, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मनोज चौधरी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से अभी बीएसपी के वरिष्ठ नेता ने कहा 51% जनता चाहती है कि बीएसपी की सरकार वापस आए, आपको क्या लगता है? 51% नहीं, मैं 100% जनता चाहती है। बसपा का भयमुक्त जो इन्होंने भय समाज जो स्थापित कर दिया है, या बसपा का जो पागल हाथी जो पूरे प्रदेश के लोगों का जो पैसा खा गया है, आज देने स्थिति कर दी है, तो 100% लोग चाहते हैं कि बसपा सरकार को उखाड़ फेंक देना। जी, लेकिन मनोज जी, यहाँ सवाल ये उठा, जिस तरीके से आपने हाथी का जिक्र किया और जिस इलाके की अगर बात करें, पिछले रिकॉर्ड में आप टक्कर देते हुए बीएसपी को नजर आ रहे हैं। लेकिन जो विरोध के स्वर होने चाहिए थे, आप विपक्ष में जो भूमिका होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इस भूमिका को नहीं निभा पाई? मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा हम सबसे मजबूत विपक्ष में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है वो समाजवादी पार्टी निभा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति इससे कहीं ज्यादा दयनीय हो जाती यदि समाजवादी पार्टी अपनी आवाज बुलंद ना करती। बसपा सरकार को अंकुश लगाने में यदि सपा अपनी भूमिका नहीं निभाती तो आज प्रदेश की स्थिति और ज्यादा दयनीय होती। हमेशा से सपा सत्ता में रही तब भी और आज विपक्ष में बैठी है तब भी सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए जो कार्य कर सकते हैं, सपा सिर्फ वो कार्य करती है। बसपा सरकार सिर्फ जाति के नाम पर और सिर्फ अपना वोट क्या कहते हैं, सिर्फ अपना स्विस बैंक में जो अकाउंट है, सिर्फ अपने परिवार को सक्षम करने पे सिर्फ बसपा उस पर ध्यान देती है। समाजवादी पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होगी। लेकिन मनोज जी, आप कह रहे हैं कि जाति का कोई आधार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो माय समीकरण कहती है, मुसलमान को रिझाने की कोशिश करती है। तो बीजेपी अगर हिंदुओं को अपने साथ लेती तो उसमें परेशानी क्या है? आप भी तो किसी एक समुदाय को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुटे रहते हैं। हम लोग बात करते हैं जो लोग पिछड़ गए हैं, जो हमारे भाई पिछड़ गए हैं, हम उनको कैसे इस दौड़ में हम अपने साथ तक लेकर जा सके। आरक्षण जब देश में एक लागू किया गया था, आरक्षण कहा था कि जो लोग आर्थिक स्थिति पे जो पिछड़ गए हैं उनको कैसे हम सामान्य लेकर आ जा सके। हमारे 20% में आरक्षण, मैं आज भी फिर कहता हूं, हम 18% आरक्षण मांग रहे हैं। मैं कहता हूं एक सेकंड अशोक जी, मैं आपको बता, मनोज जी को अपनी बात पूरी करने दें, हम आपके पास भी लौटेंगे। यदि उससे हमारे जो पिछड़ गए हैं हमारे साथी, हमारे भाई बंद यदि पिछड़ गए, हम उन्हें बराबर के लेके आ जाना चाहे तो इस पे बीजेपी को क्या ऐतराज है? बीजेपी क्या सिर्फ उनके पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया? भगवान राम के नाम पे वो सिर्फ सियासत अपनी सेकते हैं, कोई उनके पास में मुद्दा नहीं रह गया। इससे पहले जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला था कि राम मंदिर के हम विकास की बात करेंगे। लेकिन जैसे घोषणा पत्र जारी हुआ और उमा भारती जी को वहां पर प्रमोट किया गया तो उनका एकदम से मुद्दा हो गया कि राम मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने घोषणा पत्र की यहाँ पे बात की है। आपके घोषणा पत्र में विकास की जो बातें हुई उनमें सिर्फ ये था कि हाई स्कूल के बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा और 12वीं के कक्षा के बच्चों को लैपटॉप और हाई स्कूल के बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा। क्या आपको लगता है विकास के लिए यहीं तक ठीक है? हमने किसानों की भी बात की है, हमने नौजवानों की भी बात की है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, हमने शिक्षा की भी बात की है, हमने सब वर्ग की बात की है। और हमने कहा नहीं है, समाजवादी में करने में और कथनी में फर्क नहीं है बीजेपी के और कांग्रेस की या बसपा की तरह। हम ये लोग करके दिखाएंगे और हमने करके दिखाया है। जी मनोज जी, सभी पार्टियां ये अपने आप को कहने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि किसी एक समुदाय विशेष या किसी एक जाति विशेष के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है, बल्कि वो पूरे समाज की बात करते हैं। अशोक जी, आप अपनी कुछ बात कह रहे थे मनोज जी की, इस बात पर आप क्या सफाई देंगे अपनी? देखिए, मुलायम सिंह जी जब 2002 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तो इन्होंने प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। आप लोग सबको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, पूरे देश की जनता को पता है, जब ये सरकार में आए
तो किस कार्यालय हुई थी, आप राम मनोज मंदिर जी के आप मुद्दे बोल पे रहे जब थे, इतना मनोज भड़का जी था, आप वो बोल क्या रहे था? थे जी। आपने भी राम भक्तों का कत्ल किया है वहां, आपने भी रामपुर चौराहे पे खून बहाया है लोगों का। आप पहले बोल रहे थे, आप रहिए, आप मुझे बात करने दीजिए। आप जो बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, मैं रुक गया था। ये जब इस बात को कहते हैं ये कि उत्तर प्रदेश जल रहा है, जब इनकी सरकार बनी तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसा था। सरेआम कुछ जाति विशेष के लोग सड़कों पे खड़ा हो जाते थे, दारू पीते थे, अन्य जातियों पे शोषण होता था। और उसी शोषण का नतीजा हुआ कि जब सरकार परिवर्तन का मामला आया तो लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताया, क्योंकि कुछ जाति के जो दबे कुचले लोग थे, आप पहले मेरी बात सुनिए, कुछ दबे कुचले लोग, कुछ दबे कुचले लोग थे जिन पे आपके शोषण के कारण ही यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की उत्पत्ति हुई। और उन्होंने मायावती जी ने कहा था कि आप मुझे सरकार दीजिए, मुझे बहुमत दीजिए, मैं मुलायम सिंह और अमर सिंह को जेल भेजूंगी। बाद में जितने गुंडे थे, जो उसके बाद 2002 में आपका उत्तर प्रदेश जल रहा नारे के साथ साथ मायावती जी ने 2007 में अपना नारा दिया कि चढ़गुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे, और उत्तर प्रदेश के गुंडे जो है वो समझ गए और उन्होंने छोड़ दिया और ये हाथी पे चढ़ गए। आज यहाँ पे मायावती के लोग भी मनोज गुप्ता जैसे इंजीनियर की हत्या कर रहे हैं। जी, आपका ये मानना है कि समाजवादी पार्टी की वजह से बीएसपी को डाल दे तो अरे आप हमें कुशवाहा के बारे में क्यों बता रहे हैं? आप पहले अपने सारे मंत्रियों को देखिए, आपके 35% ज्यादा अपराधी हैं। आप सिद्ध कर दीजिए। आप किसको सिद्ध कराएंगे? आप सिद्ध कर दीजिए। यही डीपी यादव जिसको आज नहीं ले रहे हैं, वो आपके समय में मंत्री हैं, आपके साथ में विधायक रहे थे। तो कुशवाहा जी क्या है? नहीं, आज गंगा जल, यदि बीजेपी ने गंगा जल छिड़क दिया तो वो पवित्र हो गए, वरना उनके एनएच घोटाला 10,000 करोड़ का है श्रीमान जी। भाई साहब, कुशवाहा जी को आपके नीतीश जी आज बीजेपी पे आपकी सरकार में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी अपना पूरा नोएडा भेज दिया। अब आज अमर सिंह जी का और उसका जो मामला लड़ाई का है वो वही भ्रष्टाचार के पैसे का है। आप लोगों ने अपने सरकार में बीजेपी पार्टी ने निकाला है। अशोक जी, मनोज जी, दोनों आप दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की वजह से आज बीएसपी जो है वो इतनी मजबूत बनकर उभरी है, और जिस तरीके के आरोप आप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं, हम उसकी सफाई कांग्रेस से लेंगे। लेकिन शिखा, उससे पहले हमारे संवाददाता बहराइच से संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आइए जानते हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। जी बिल्कुल, संजय से जानने की कोशिश करते हैं। संजय, बहराइच में क्या स्थिति है, किस तरीके से हो रही है वोटिंग? जी शिखा जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें बहराइच में चूंकि सुबह आधी रात से ही बारिश हो रही थी, इस वजह से मतदाता काफी निराश थे और मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अभी लगभग 15 से 20 मिनट पहले एक खिली खिली धूप निकली है और इस समय मतदाता अपने घर से बाहर निकल करके और पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और लेकिन फिर भी जो सुबह का जो मतदान का जो समय होता है वो एक अलग समय होता है। हर आदमी अपने काम से समय निकाल करके और मतदान करता है, लेकिन मतदान के समय ही अचानक बारिश आने की वजह से मतदाताओं के मंसूबों पे पानी फिर गया और जिसका लाभ इस समय ये देखने को मिल रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोग ही इस समय दिखाई पड़ रहे हैं पोलिंग सेंटर पे। बाकी मध्यम वर्ग के और उच्च वर्ग के लोग कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, आपको क्या लगता है जिस तरीके से वहां की स्थिति बनी हुई है, कितने फीसदी मतदान हो सकता है आज? जी शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय लगभग अभी तक करीब लगभग 4-4.5 घंटे मतदान को हो चुके हैं और अभी करीब 10% ही मतदान हुआ है। ऐसे में चूंकि 5 बजे तक ही पोलिंग होनी है और अभी जस्ट हमने देखा है कि उत्तराखंड में 70% पोलिंग हुई है, लेकिन बारिश ने यूपी के पहले चरण के पोलिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर भी 70% मतदान हो सकेगा। लेकिन संजय, चलिए, राहत की बात यह है कि अब धूप खिली है, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। कहीं कहीं ईवीएम मशीनों में भी खराबी की खबरें मिल रही हैं, खास करके जिन इलाकों में बिजली गुल है वहां पर ऐसी परेशानी आ रही। क्या बहराइच में सब कुछ ठीक ठाक है? बहराइच में चूंकि पहले से ही बिजली की भारी समस्या बनती चली आई है, इस वजह से बहराइच में अधिकतर ईवीएम मशीनें जो है वो बैटरी द्वारा लगाई गई हैं। वो अपने खुद सुविधा से ईवीएम मशीनें हर पोलिंग सेंटर पर लगाई गई हैं, इसलिए यहाँ पे लगभग अभी कहीं से ऐसी बात नहीं निकल के आई है कि कोई ईवीएम मशीन खराब हुई है।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता संजय मिश्रा बता रहे थे कि लगातार अगर हम उन इलाकों की बात करें तो पहले बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मतदान का जो काम है शिखा थोड़ा सा प्रभावित हुआ था। जो मतदाता हैं उनमें जागरूकता दिख रही है, वो फिर भी वोटिंग करने जा रहे हैं, यानी कि वो जानते हैं कि उनका भविष्य और विकास के लिए कितना जरूरी है उनका वोट। और हम भी अपने दर्शकों से यही उम्मीद कर रहे हैं, यही उनसे अपील कर रहे हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। हमारे साथ 3 पार्टियों के वरिष्ठ नेता मजबूत है। कांग्रेस से हरीश गुप्ता जी हैं और मनोज वर्मा जी हैं, मनोज चौधरी जी हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं अगर हम अशोक चौहान जी की बात करें तो बीजेपी से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता कुमार संभव भी जुड़े हुए हैं। लगातार हम जो मतदान का कार्य चल रहा है उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। ये आगे भी हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक।